हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आप सभी का स्वागत है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के लेक्चर नंबर 03 में। आज हम कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। उससे पहले पिछले लेक्चर में बच्चों को कुछ डाउट था, तो पहले वो डाउट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें डाउट हो रहा था कि हम OH कहां से हटाएंगे, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो यहां पे ये डाउट हो रहा था कि हम OH हटा के Cl कहां जोड़ेंगे, क्या इन दोनों पे जुड़ेगा, क्या यहां से हटेगा कि यहां से हटेगा। तो तुम खुद मुझे बताओ कहां से हटेगा OH। अच्छा, OH जहां से हटेगा वहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। OH जहां से हटेगा वहां पे क्या आ जाएगा, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो, यहां से जब OH हटेगा, देखो ध्यान से, यहां से जब OH हटेगा, ये देखो यहां से जब OH हटेगा तो क्या होगा कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना चालू हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जब यहां से OH हटेगा तो यहां पे पॉजिटिव डेवलप होने लगेगा, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव डेवलप होने लगेगा। अच्छा, तो यहां पे ये वाला जो कार्बन है, देखो ये बेंजाइलिक है, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में है। तो ये तो बहुत ही बेकार होगा पोजीशन, है ना। समझ में आ रही है ना भाई। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बहुत ही बेकार है। यहां पे ये बेंजाइलिक पोजीशन है, तो हम OH कहां से हटाएंगे, जहां पे हमको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो हम OH यहां से हटाएंगे और यहीं पे क्लोरीन जोड़ देंगे। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, देखो ये बनेगा। और ये OH का क्या करें, तो ये OH एज इट इज लगा रहने दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण यहां से OH हटने का मतलब है बहुत अनस्टेबल फेनाइल कैटायन बनेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, रेजोनेंस से तो स्टेबलाइज हो नहीं पा रहा है। और यहां पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है, ये रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो ठीक है। अब देखो, हम कुछ बात करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम देखेंगे कि एनसीईआरटी कुछ डेटा हमको देती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम बॉइलिंग पॉइंट में देख लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में बेटा हम देखते हैं कि जो एल्काइल आयोडाइड्स होते हैं, अच्छा ये एल्काइल ग्रुप सेम है, अगर उसकी मैं बात कर रहा हूं, एल्काइल आयोडाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल ब्रोमाइड से ज्यादा होगा, एल्काइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल क्लोराइड से ज्यादा होगा, और एल्काइल फ्लोराइड का एल्काइल एल्काइल फ्लोराइड से ज्यादा होगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि आयोडीन का जो साइज है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आयोडीन का जो साइज है वो काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड्स को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन द केस ऑफ एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड के केस में, फिर एल्काइल क्लोराइड, और फिर एल्काइल फ्लोराइड के केस में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, इसके बाद में अगर हम बात करें जैसे कि आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स के बारे में, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक हमारे पास ये स्ट्रेट चेन से हमने बनाया है, देखो CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। इसका तो कोई आइसोमर ऐसा बनेगा भी नहीं, तो एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, रुको रुको। देखो CH3 CH2 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 Br, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है। इसी का एक आइसोमर बनाते हैं, है ना। अच्छा, ब्यूटेन के हमने आइसोमर्स पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इसका एक आइसोमर हम बनाते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहां पे 1 2 3 4, और सेकंड पोजीशन पे यहां पे हमने क्या कर दी, ब्रांचिंग कर दी, ठीक। ये दूसरा आइसोमर बन गया। अब हम बनाते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनेगा,
तो हमने कहा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर ब्रोमीन है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ये CH3, ये CH2, ये CH, ये CH3, और यहाँ पे ये CH3, ये CH3, ये CH3, और ये देखो ये हमारा क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। और ये हमारा एन प्रोपाइल, हाँ, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड कह सकते हो इसको, या ब्रोमोब्यूटेन भी कह सकते हो। चलो अब देखो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे हमारी स्ट्रेट चेन थी, फिर यहां पे एक ब्रांचिंग हुई, और यहां पे क्या हो गया कि यहां पे ब्रांचिंग ज्यादा हो गई। देखो ब्रांचिंग ज्यादा हो गई, तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमारी ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी ब्रांचिंग बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे क्या होता है, बताओ क्या होना चाहिए। मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता जाएगा, मॉलिक्यूल और कॉम्पैक्ट होता जाएगा। अब बताओ क्या होना चाहिए, अब बताओ क्या होना चाहिए। मॉलिक्यूल छोटा हो गया तो मतलब वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट, और फिर उससे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे कम किसका, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल का, फिर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। ध्यान दो, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्लियर है बात बेटा, आ गई बात समझ में। चलो ठीक, चलो बेटा अब ये बताओ, यहां पे हमारे पास एक ये है, दूसरा हमारे पास ये है, तीसरा हमारे पास ये है। अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, पैरा आइसोमर का। ध्यान देना, पैरा आइसोमर का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद हमारे पास मेटा आता है, ये मेटा हो गया, और फिर हमारे पास क्या आता है, ऑर्थो आता है। कुछ गलत बोल रहा हूं क्या मैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, तुमको याद रहेगा इससे। तो ये है पॉम, POM, पॉम, पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। तो देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पैरा का होगा, फिर ऑर्थो का आएगा, फिर मेटा का आएगा। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया। बॉइलिंग पॉइंट इसको तुम्हें याद ही कर लो, ज्यादा सही रहेगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, पैरा, फिर ऑर्थो का, और फिर मेटा का। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अगेन पैरा का होगा, फिर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा पैरा का होगा, सबसे ज्यादा पैरा का होगा। पैरा का लगभग 323 केल्विन के लगभग होता है, पैरा का होगा। उसके बाद फिर हमारा जो मेटा होता है, ये जो मेटा है, इसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 249, और फिर होता है ऑर्थो 256। तो पैरा, फिर ऑर्थो, और फिर मेटा। अगेन यहां पे सेम ही ऑर्डर देखो फॉलो होगा, अगेन यहां पे सेम ही ऑर्डर क्या होगा, फॉलो होगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं, दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। हेलो एल्केन्स आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, थोड़ी सी पोलैरिटी इनमें आती है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की वजह से थोड़ी सी पोलैरिटी आती है, बट पानी में ये नहीं घुलते। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको पता हैं तो बस आपका काम हो गया। अब आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। तो यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो रही हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो रही हैं, और अब हम केमिकल रिएक्शंस की तरफ आते हैं। इस चैप्टर में आपको SN1, SN2, E1 एंड E2, ये 4 रिएक्शंस पढ़नी है अच्छे से और समझनी है, और इनमें जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं विद
SN1 दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। देखो बेटा, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमारी दो तरीके की होती है। एक तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन दैट इज SN1 रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। अच्छा, इसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में नहीं बताऊंगा क्योंकि पूछा नहीं जाता एग्जाम में, नीट वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, आपके बोर्ड लेवल पे ये नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, ये हमारी SN1 रिएक्शन है। अब SN1 रिएक्शन कैसे होगी जरा देखना ध्यान से कि SN1 रिएक्शन कैसे होगी, SN1 रिएक्शन हमारी कैसे होगी। जैसे मैंने कोई टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया, जैसे मान लो ये लिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसको मैंने रिएक्शन कराई KOH के साथ। अब ध्यान रखना यहां पे बेटा KOH एक्वस होता है, एल्कोहलिक ले लेंगे तो एलिमिनेशन करा देगा, यही हमें पढ़ना है। तो यहां पे KOH कैसा लोगे, एक्वस, ध्यान देना एक्वस KOH। तो यहां पे क्या होता है, ये ब्रोमीन हटता है और OH जुड़ जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। ये क्या है, लेकिन बेटा इसकी मैकेनिज्म हमको लिखने को आती है तो मैकेनिज्म हमको पढ़नी है। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में क्या होता है, पहली बात तो यहां पे सबसे पहले ये जो है ये बॉन्ड टूटती है, ये बॉन्ड टूटती है और कार्बोकैटायन बनता है। तो देखो क्या होता है, ये वाली बॉन्ड टूटेगी तो ब्रोमीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही जाएगा, साथ में इस कार्बन का पाल पोस के बड़ा किया गया इलेक्ट्रॉन भी ले जाए, कार्बन रोने लगेगा और इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ये स्टेप 1 होता है जिसमें हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। स्टेप 1 में हमारा कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, ये स्टेप 1 होता है। अच्छा, स्टेप 1 में हमारा कार्बोकैटायन बनता है और ये स्लो स्टेप होता है। याद है आपको केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हो कि जो स्लो स्टेप होता है वही हमारा RDS है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। समझ में आई बात। चलो दूसरा हमारे पास क्या होगा, यहां पे कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन बन जाने के बाद क्या होगा, यहां से OH माइनस आएगा और इस पे अटैक कर देगा। तो यहां पे OH माइनस आएगा और इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये बन जाएगा। देखो आ गई बात समझ में। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, फास्ट स्टेप है सेकंड वाला, और पहला वाला बेटा जो आपके पास है वो स्लो स्टेप है। पहला वाला स्लो स्टेप है, दूसरा वाला फास्ट स्टेप है। अब तुम यहां पे देखो कि जो SN1 रिएक्शन हम कराते हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में हम कराते हैं। तो SN1 रिएक्शन हमारी हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि हमारा हो गया वाटर हो गया, पानी हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, जिनके पास प्रोटॉन है और वो प्रोटॉन दे सकते हैं। ऐसा हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो हैं उनकी प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन होती है। अच्छा, कैसे देंगे प्रोटॉन, तो जैसे हमारे पास पानी है तो यहाँ पे HOH है, यहाँ से एक प्रोटॉन निकल गया, OH माइनस बच गया। एल्कोहल है। अच्छा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती क्यों है, थोड़ा ये भी समझ लो। यहाँ पे जो ये कार्बोकैटायन बनता है, देखो ये जो कार्बोकैटायन बनता है और यहाँ पे क्या निकलता है, Br माइनस निकलता है, यहाँ पे Br माइनस निकलता है, ठीक है, Br माइनस निकलता है। अब ये जो Br माइनस है इसको क्या कर लेता है, ये प्रोटॉन जो है ये पकड़ के घेर लेता है, ऐसे क्या करता है, H+ पकड़ के घेर लेता है इसको। क्यों घेरता है, घेर इसलिए लेता है ताकि ये वापस जाके इसे चिपक ना जाए, इसके लिए इसको पकड़ के घेर लेता है और फिर ये आगे जाती है, ये कार्बोकैटायन आगे जाता है OH माइनस के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है।
तो ताकि इससे वापस से ना चिपक जाए इसके लिए H+ आयन से इसको क्या कर लेते हैं, बोलो, घेर लेते हैं। ठीक है बात, आ गई बात समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखो ध्यान से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास वाटर होता है, अल्कोहल होता है, एसिटिक एसिड होता है। अल्कोहल से भी तो देखो जैसे C2H5OH है, तो यहां से H+ निकल सकता है और यहां पे एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा C2H5O-। तो इस तरीके से हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही SN1 रिएक्शन होती है। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा जाता है इसको? यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब कि जो स्लो स्टेप है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक मॉलिक्यूल है। उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक मॉलिक्यूल है, केवल एक मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्योंकि केवल एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड है, तो हमारा इस रिएक्शन का जो रेट है वो केवल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो हम कैसे लिखेंगे? रेट हम लिखेंगे, देखो रेट हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH। केमिकल काइनेटिक्स में बेटा ये सब आप करते हो, तो यहां पे मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। तो रेट हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल एक प्रकार के मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहां पे ध्यान से सुनना, जो जो बातें मैं कह रहा हूं सारी कंपटीशन में आई हुई हैं। ये OH- जो अटैक करता है वो सामने से अटैक करता है, हाउएवर दिस इज स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। तो यहां पे हमको क्या देखने को मिलता है? यहां पे हमको रिटेंशन देखने को मिलता है, यहां पे हमको इनैंशियोमर्स देखने को मिलते हैं। हाउएवर दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, ठीक है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स आपको नहीं पढ़ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। SN1 रिएक्शन में एक चीज जो आपको और बतानी है, मैंने यहां पे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों लिया, बताओ? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही यहां पर मैंने क्यों लिया? मैं एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी तो ले सकता था, जैसे CS3Br भी तो मैं ले सकता था। समस्या क्या होती यहां पे? CS3Br अगर मैं ले लेता तो क्या होती समस्या? क्योंकि यहां पे जो कार्बोकेटायन बनता वो 1 डिग्री बनता, और 1 डिग्री बहुत अनस्टेबल है। और यहां पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है देखो वो 3 डिग्री बन रहा है, और 3 डिग्री तो बहुत स्टेबल है, ठीक है। इसलिए SN1 रिएक्शन कौन देते हैं? टर्शरी एल्काइल हैलाइड कूद के देते हैं। टर्शरी एल्काइल हैलाइड जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि यहां पे कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन किसका सबसे ज्यादा स्टेबल है? टर्शरी का। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मिल रहा हो आपको तो भी आप SN1 करा देना, एलाइलिक कार्बोकेटायन मिल रहा हो आपको तो भी आप SN1 करा देना। 1 डिग्री कार्बोकेटायन अगर आपको मिल रहा है तो आप SN1 मत कराना, SN2 कराना। 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक, 3 डिग्री बेंजाइलिक और एलाइलिक हमेशा SN1 से रिएक्ट करेंगे। 1 डिग्री हमेशा SN2 के साथ रिएक्ट करेगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, फिर बात आती है 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री SN1 के साथ रिएक्ट करेगा कि SN2 के साथ रिएक्ट करेगा? ये पूछते हैं बच्चे, SN1 की SN2, तो डिपेंड करता है बेटा। 2 डिग्री अगर बताएगा तो तुमको दे देगा कुछ ना कुछ, तुमको कुछ ना कुछ हिंट दे देगा। जैसे कि SN1 रिएक्शन हमारी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती है, अभी हम SN2 रिएक्शन देखेंगे वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, ठीक है। तो वहां से आप पता लगा लोगे कि SN1 चल रही है कि SN2 चल रही है। अगर 2 डिग्री देगा तो आपको पहचानने के लिए देगा कि SN1 चलेगी कि SN2 चलेगी, उसमें आपको सॉल्वेंट से पहचानना होगा, ठीक है। वरना 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक, क्योंकि ये कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल बनते हैं तो SN1 रिएक्शन शो करेंगे हमेशा, 1 डिग्री हमेशा SN2 रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करने जा रहा हूं। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन में हमारे पास जैसे ये है, देखो CH3Cl, हमने इसमें डाला KOH, ठीक है। हमने इसमें क्या डाला? KOH, ठीक है। KOH डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट थे,
यहां पे जो रिएक्शन होती है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में होती है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि बेटा डीएमएफ डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, डीएमएसओ एसीटोन। अगर ये दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, डीएमएसओ दिख जाए, डीएमएफ दिख जाए, एसीटोन दिख जाए, तो इसका मतलब SN2 रिएक्शन चलेगी। क्या चलेगी? SN2 रिएक्शन चलेगी। तो यहां पे भी वही होगा, CH3OH बनेगा प्लस KCl बन जाएगा, CH3OH बनेगा प्लस KCl बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया। चलो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं फटाफट से। तो देखो क्या होता है कि यहां पे हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पे हमारे पास Cl, और OH माइनस आयन जो है ये यहां से अटैक करेगा। ठीक है, OH माइनस आयन यहां से, तो OH माइनस आयन क्या करता है, यहां से अटैक करता है। अब यहां पे अटैक पीछे से होता है, वहां पे सामने से SN1 में सामने से अटैक होता है, यहां पे रियर साइड अटैक होता है। और ये रिएक्शन एक ही स्टेप में आगे बढ़ती, यहां पे बीच में इंटरमीडिएट बनता है। देखो ये मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, नहीं बाद में कहोगे क्या बता रहे हो। तो यहां पे बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। देखो इंटरमीडिएट कैसा बनेगा, यहां पे कार्बन की 5 बॉन्ड हो जाती हैं। अब ये 5 बॉन्ड कैसे हो गई सर, 5 बॉन्ड तो कभी कार्बन की होती नहीं। तो बेटा ये इंटरमीडिएट बहुत कम देर के लिए 10⁻³ -4 सेकंड के लिए स्टेबल होता है, केवल 10⁻³ -4 सेकंड के लिए ही स्टेबल होता है केवल। इस वजह से यहां पे 5 बॉन्ड बनती दिखाई देती हैं हमें। देखो कैसे, ये तो एज इट इज थी, तो यहां पे कार्बन मैंने ऐसे बना दिया, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन और इधर OH। ठीक है, इधर OH। समझ में आ गई ये बात। अब यहां पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, OH क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहां पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये देखो इंटरमीडिएट हमारा बना, ये हमारा इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या होता है, यहां पे हमारे पास कार्बन OH H, यहां पे ये और ये, ठीक है, और Cl माइनस निकल जाता है, Cl माइनस निकल जाता है। आ गई बात समझ में। तो यहां पे जो हमारा बना, यहां पे जो हमारा बना ये एक स्टेप में बना। ठीक है, यहां से देखो इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट बनने के बाद यहां से क्लोरीन निकल जाता है और OH यहां परमानेंटली जुड़ जाता है, तो यहां से Cl माइनस निकल जाता है। अब ये रिएक्शन बायोमोलिकुलर क्यों कहलाती है, क्योंकि यहां पे कोई स्लो और फास्ट स्टेप है नहीं, ये मैकेनिज्म जो है ये दिखा रही है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है। तो इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखना चाहें तो हम रेट लिखेंगे, रेट लिखेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी डिपेंड कर रहा है। CH3Cl की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और KOH की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहलाई जाती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इतनी बात आई समझ में नहीं आई? देखो देखो देखो, SN2 रिएक्शन हमेशा कौन देंगे, 1 डिग्री। 2 डिग्री देगा कि नहीं देगा वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हो। अगर DMF DMSO एसीटोन है तो SN2 देगा, और अगर तुम्हारे पास पोलर प्रोटिक जैसे पानी ले लिया या अल्कोहल ले लिया या फिर आप तुमको कोई एसिटिक एसिड टाइप से दे दिया तो हमारा SN1 है। ठीक है, अब ये जो हमारी SN2 रिएक्शन है इसमें रेट किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन और KOH की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे हमारा रेट क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे हमारा रेट क्या कर रहा होता है, डिपेंड करता है। आ गई बात समझ में, बहुत आसानी से आ गई। ठीक है, SN2 रिएक्शन हमेशा कौन देते हैं, 1 डिग्री। 3 डिग्री कभी नहीं देगा, ध्यान रखना। 2 डिग्री भी दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट। और ये मैकेनिज्म है इसकी, आपको लिखने को आ सकती है। इंटरमीडिएट स्टेट में हमारे पास कार्बन के पास 5 बॉन्ड होती है और यहां पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन यहां से उड़ जाता है, ये इंटरमीडिएट बहुत कम देर के लिए स्टेबल होता है, क्लोरीन यहां से उड़ जाता है, OH यहां जुड़ा रह जाता है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है।
ठीक है, चलो सब कुछ समझ में आ गया, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया SN1 SN2 को। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन SN2, इनमें से कौन SN2 पहले देगा। मुझे बताओ इनमें से कौन सा वाला SN2 पहले देगा, इनमें से कौन SN2 पहले देगा, बताओ कौन SN2 फेवर करेगा। SN2 कौन करते हैं, प्राइमरी वाले, प्राइमरी वाले कूद के SN2 करते हैं, टर्शरी वाले कूद के SN1 करते हैं। प्राइमरी पहचानो इनमें कौन सा है। देखो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद किस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है। और क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या है, 2 डिग्री है। कौन SN2 देगा, अरे वाह, तेज हो रहे हो, तेज हो रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़, चलो बेटा मैंने यहाँ पे 4 बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें बताना है तुमको कौन SN1 का ऑर्डर क्या होगा और SN2 का ऑर्डर क्या होगा। SN1 का ऑर्डर क्या होगा इन चारों में, कौन सबसे तेज, फिर उससे धीरे, फिर उससे धीरे, फिर उससे धीरे, और SN2 का ऑर्डर क्या होगा। ध्यान देना, SN2 में हम एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है। SN2 में हम स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। अब ये क्या होता है, ये क्या नई चीज़ है, तो देखो बता रहा हूँ। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है जैसे OH माइनस आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब आसपास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आसपास बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो ये ले लिया, ये ले लिया, यहाँ पे मैंने एक ये फेनाइल ग्रुप भी लगा दिया, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरीके से एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा रखा है। अब OH माइनस आएगा, अगर मुझे SN2 करानी है और देखना है कि SN2 कितनी इफेक्टिव है, तो OH माइनस आएगा और यहाँ पे देखो ये इस कार्बन से अटैच होगा। अब क्योंकि इस कार्बन से ही क्लोरीन लगा है तो इसको ही रिप्लेस करके OH यहाँ पे लगेगा। अब इस कार्बन के कितने कितने बॉडी गार्ड हैं, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है कि नहीं है, बोलो, अरे है कि नहीं है, कितने सारे बॉडी गार्ड हैं इस वाले कार्बन के, कितने सारे बॉडी गार्ड हैं, तुम देख पा रहे हो। देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये फेनाइल ग्रुप है, और ये CH3 ग्रुप बल्की ग्रुप होता है, तो OH माइनस आएगा और इसको ये रिपेल कर देगा, पीछे फेंक देगा। ये भी बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है, तो जितने ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे उतना SN2 धीमे हो पाएगी। तो SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ मतलब जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा उतना SN2 धीमे होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा उतना SN2 धीमे चलेगी। अब यहाँ पे अगर इसको हटा करके मैं CH3 लगा दूं तो भी वही केस होगा, इसलिए टर्शरी एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, चलता नहीं है SN2, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है। OH माइनस बेचारा शर्मीला है, CH3 उसको रिपेल कर देते हैं, CH3 ग्रुप क्या कर देते हैं, उसको रिपेल कर देते हैं। बेटा आ रही बात समझ में, नहीं आई सर, नहीं आ रही, तो देखो बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है जितना ज्यादा भीड़ भाड़ होगी। भीड़ भाड़ किन ग्रुप्स की वजह से होगी, अगर तुमको एथाइल ग्रुप दिख जाए, अगर तुमको इथाइल ग्रुप, ये देखो सॉरी मेथाइल ग्रुप है, एथाइल ग्रुप है, फेनाइल ग्रुप दिख जाए, फेनाइल ग्रुप दिख जाए, जितने ज्यादा ये ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी और उतना ज्यादा SN2 का रेट कम होता जाएगा। तो आओ देखते हैं अपना सवाल। सबसे पहले SN1 का रेट बताते हैं। तो SN1 में हम कार्बोकेटायन बनाते हैं। कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा, जितना ज्यादा हमें रेजोनेंस मिलेगी उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। यहां से ब्रोमीन हटाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव को ये एक बेंजीन रिंग क्या करेगी, रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगी। देखो कैसे, ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उठ करके यहां आ जाएंगे, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई है ना, सिग्मा पॉजिटिव, तो यहां पे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ जाएंगे और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, नहीं आ रही है कोई बात नहीं।
तुम ये ध्यान रखो कि जितने ज़्यादा फेनाइल ग्रुप्स लगे रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस हमको मिलेगा, उतना अच्छा हमारा कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होगा, तो उससे हमारा SN1 का रेट बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एक फेनाइल ग्रुप की वजह से हमारी रेजोनेंस होगी और एक फेनाइल ग्रुप की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, डीलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से हमारा SN1 इसमें बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन रुको रुको रुको, सब्र करो, ठहरो, यहाँ पे दो फेनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे दो फेनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? दो फेनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे और अच्छी रेजोनेंस हमको मिल रही है, यहाँ पे और अच्छी रेजोनेंस हमको मिल रही है। और यहाँ देख पा रहे हो कि ये 1 डिग्री बेंजाइलिक है, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक है, और यहाँ पे ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है, यहाँ पे ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है। देखो जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो खुद कितने कार्बन, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे भी अगेन ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग केवल एक ही है, यहाँ पे बेंजीन रिंग केवल एक ही है, तो थोड़ा रेजोनेंस कम होगा। और यहाँ पे तो देखो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक है, ये 3 डिग्री बेंजाइलिक है। तो अब मुझे बताओ सबसे बढ़िया SN1 कहाँ चलेगा, जहाँ कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होता है, उसमें भी अगर बेंजाइलिक हो तो क्या ही कहने, चार चांद लग गए। तो फोर्थ सबसे अच्छा SN1 देगा, फोर्थ सबसे अच्छा SN1 देगा। उसके बाद कौन देगा, उसके बाद कौन देगा? 2 डिग्री बेंजाइलिक कि ये वाला बेंजाइलिक? बताओ मुझे, 2 डिग्री बेंजाइलिक देगा कि ये वाला बेंजाइलिक देगा? देखो यहां पे दो फेनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहां पे ज्यादा रेजोनेंस हमको मिलेगी, और यहां पे केवल एक फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान दो, यहां से जब ब्रोमीन निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब इस कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा कि मेथाइल ग्रुप इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को प्लस आई इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट देता है मेथाइल ग्रुप या एथाइल ग्रुप या कोई भी एल्काइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट है ये बेटा। तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देगा, और मैंने बताया इंडक्टिव इफेक्ट तो बहुत ही बेकार इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही बेकार इफेक्ट होता है। यहां पे रेजोनेंस तो मिल रही है, बट एक ही बेंजीन रिंग या एक ही फेनाइल ग्रुप की वजह से मिल रही है, जिसकी वजह से बेटा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला मतलब जो 3 डिग्री बेंजाइलिक है वो सबसे ज्यादा क्या होगा? 3 डिग्री बेंजाइलिक सबसे ज्यादा क्या होगा? अच्छे से SN1 देगा, फिर हमारा 2 देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, 2 फेनाइल ग्रुप हैं। फिर कौन देगा? फिर हमारा 3rd देगा, क्योंकि 2 डिग्री बेंजाइलिक है, एंड देन हमारा फर्स्ट देगा। आ गई बात समझ में? फर्स्ट देगा क्योंकि ये 1 डिग्री बेंजाइलिक है। अब SN2 का ऑर्डर कंपेयर करो, तो SN2 का ऑर्डर कंपेयर करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं अपन। अब मुझे बताओ कौन सा सबसे जल्दी देगा, कौन सा थोड़ा देर में देगा? बताओ मुझे, कौन सा जल्दी देगा, कौन सा देर में देगा? बताओ। बोलो। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे दिख रही है? जहां सबसे ज्यादा ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये तो बहुत ही बेकार हो गया, SN2 बिल्कुल देगा ही नहीं। ठीक है, SN2 बिल्कुल देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 फेनाइल ग्रुप बड़े बड़े और CH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो SN2 तो देने से रहा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन होगा? उसके बाद कौन आएगा? अच्छा, फेनाइल ग्रुप ज्यादा बल्कियर है कि CH3 ग्रुप ज्यादा बल्कियर है? बताओ मुझे, कौन ज्यादा बल्की ग्रुप है? फेनाइल ग्रुप ज्यादा बल्की है कि CH3 ग्रुप ज्यादा बल्की है? तुमको कौन सा ज्यादा बल्की दिख रहा है? हाँ, तो बस जो तुमको दिख रहा है वही ज्यादा बल्की है। कौन सा ज्यादा बल्की है? ये वाला। तो उसके बाद कौन देगा? ये वाला तो सबसे बेकार हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां 3 बल्की ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पर और यहां पर कंपेयर करो, यहां पे एक ये वाला बल्की ग्रुप और एक ये वाला, तो ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यहां पे 2 बहुत बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है। तो सबसे कम 4th देगा, फिर हमारे पास कौन देगा? 2nd देगा, फिर हमारे पास कौन देगा? 2nd देगा।
उसके बाद फिर कौन आएगा, थर्ड आएगा, उसके बाद फिर कौन आएगा, थर्ड आएगा, एंड देन देयर वुड बी फर्स्ट। फर्स्ट भी उतना अच्छे से तो नहीं देगा क्योंकि बेंजाइलिक है ये और ये एक बल्कि ग्रुप है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक तरीके से दे देगा। तो ये हमारा SN2 का ऑर्डर हो जाएगा। SN2 में आपको क्या देखना होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी है। स्टेरिक हिंड्रेंस किन ग्रुप की वजह से होती है, CH3 ग्रुप की, C6H5 ग्रुप की। किसकी ज्यादा होगी, तो इसकी ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात, पक्का पक्का से। चलो ठीक है, तो हमने SN1 और SN2 देख लिया। अब बेटा एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि यहां पे SN1 और SN2 में हम कहते हैं कि अगर हम एल्काइल आयोडाइड लें, एल्काइल ब्रोमाइड लें, एल्काइल क्लोराइड लें, एल्काइल फ्लोराइड लें, तो सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा, एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड एंड देन एल्काइल फ्लोराइड। तो सबसे तेज कौन रिएक्ट करता है, एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड और फिर एल्काइल फ्लोराइड। क्योंकि आयोडीन जो है ये हमारा बहुत बेटर लीविंग ग्रुप है, तो ये बहुत जल्दी इस R ग्रुप का साथ छोड़ देता है और यहां पे R ग्रुप के साथ कोई भी दूसरा ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लीविंग ग्रुप है, इसकी वजह से ये बहुत तेज रिएक्शन देता है। अब मुझे बताओ कि यहां पे ये हो गया और यहां पर ये ले लिया मैंने, दो ले लिए, इसमें कौन SN2 सबसे तेज देगा, कौन SN2 सबसे तेज देगा। तो यार तुम खुद ही अभी पढ़ के आ रहे हो कि आयोडीन जो है बेटर लीविंग ग्रुप है, तो यहां आयोडीन बहुत जल्दी निकल जाएगा और कोई भी ग्रुप आना होगा इसकी जगह पे वो जल्दी आकर के चिपक जाएगा। क्लोरीन थोड़ा टाइम लेगा निकलने में, तो तेज SN2 कौन देगा, फर्स्ट। ठीक है ना। चलो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। हाउएवर अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाकी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाकी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना जो सवाल कराया है, और एक सवाल मैं और एक अच्छा सा लेकर के आऊंगा। अच्छा बेटा एक चीज और जो मैंने शायद फर्स्ट उसमें बताया था, बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा करेक्ट कर लो। सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा आर्थो का होता है, फिर आता है पैरा एंड देन देयर इज मेटा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लेना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लेना है। ऑर्थो है, फिर हमारे पास पैरा है एंड देन आपके पास मेटा है, मेल्टिंग पॉइंट सही है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। बाकी सब कुछ चीजें जो SN1 SN2 में पूछी जा सकती थी सारी मैंने बता दी हैं। एक और सवाल मैं कराऊंगा, उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत जनरल चीजें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वो मैं करा दूंगा, और फिर ये चैप्टर का आखिरी पार्ट बचेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।